नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें प्यारे विद्यार्थियों हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो है ये जो प्रश्न हम विगत वीडियो से चल रहा है आपका, वो है राजस्थानी भाषा की उपभाषाएं व बोलियों पर प्रकाश से डालिए। यानी राजस्थानी भाषा की कौन कौन सी उपभाषाएं हैं और बोलियां कौन कौन सी है। तो इस प्रकार से उपभाषाएं या बोलियों में जो स्वरूप क्या है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे विगत वाले वीडियो में हमने मेवाड़ी और मारवाड़ी और मेवाड़ी जो बोलियाँ हैं उसके बारे में हमने पढ़ा, कहाँ कहाँ ये बोली जाती है, कौन सी इसकी उपबोलियाँ हैं, वो हमने पढ़ा। तो ये मारवाड़ी और मेवाड़ी उपभाषा के बाद में अब हम देखते हैं ढूंढाड़ी। प्यारे विद्यार्थियों, ढूंढाड़ी जो शब्द है किससे बना है, तो इस बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि ढूंढ शब्द का अर्थ होता है टीला। ढूंढ मन होता है राजस्थान में जो टीले होते हैं रेतीले, उन टीलों को क्या कहा जाता है, ढूंढ। ठीक है, और इन्हीं ढूंढ से ही इसका नाम क्या पड़ गया, ढूंढाड़ी। ठीक है, तो ढूंढ से इसका नाम पड़ा ढूंढाड़ी, नाम इसका पड़ गया। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगली बात, और इसी से इसका नाम ढूंढाड़ी पड़ गया। इसे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने मध्य पूर्वी राजस्थानी कहा। इसको जॉर्ज ग्रियर्सन जी है, उन्होंने इसको मध्य पूर्वी राजस्थानी नाम है वो दिया, किसको, ढूंढाड़ी को। ठीक है, तो ढूंढाड़ी जो भाषा बोली है वो भाषा है, उसको जो है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने मध्य पूर्वी राजस्थानी कहा। अगली बात, जयपुरी रियासत की बोली होने के कारण, कहाँ की बोली थी ये, जयपुर रियासत की। तो जयपुरी रियासत की बोली होने के कारण इसे जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जयपुर रियासत में ये बोली जाती थी ढूंढाड़ी, और इस कारण से इसका एक नाम प्यारे विद्यार्थियों जयपुरी भी पड़ गया, और इसको झाड़साई भी कहते हैं। तो झाड़साई भी नाम इसी का है। अगली बात, यह जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, दौसा आदि में बोली जाती है। ठीक है, तो ये इन जिलों में बोली जाती है राजस्थान में। ये जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, दौसा, इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में हो गया। अगली बात, इसकी उपबोलियों में देखिए महत्वपूर्ण बात, इसकी उपबोलियों में देखिए तोरावाटी, राजावाटी, काठोड़ी, नागरचाल, किशनगढ़ी, अजमेरी, शाहपुरी और सिपाड़ी, ये भी इसकी क्या है, उपबोलियां हैं। पूछे कि ढूंढाड़ी की जो उपबोलियां कौन कौन सी है, तो ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो है आपके तोरावाटी, राजावाटी, काठोड़ी, नागरचाल, किशनगढ़ी, अजमेरी, शाहपुरी और सिपाड़ी। तो इस प्रकार से ये इसकी ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। अगली बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जरूर लिखना आपको। इसमें देखिए दादू दयाल जी और इनने जो संत है, क्योंकि दादू दयाल जी का जो समय था या इनका जो प्रवास था यहाँ रहने के लिए, वो आए थे जयपुर में। तो जयपुर में आज रहने के कारण ये आमेर क्षेत्र था यहाँ पर, तो यहाँ पर वो रहते थे। तो यहाँ बहुत अच्छी साहित्य रचना उन्होंने की। दादू दयाल जी के पद हम पढ़ते हैं, और इनके शिष्य बहुत अच्छे शिष्य भी इनके कवि थे, भक्त संत थे। तो देखिए अन्य संतों ने काफ़ी साहित्य रचा, तो दादू दयाल जी और अन्य संतों ने यहाँ पर काफ़ी साहित्य रचा। वो किस बोली में था, किस उपभाषा में था, ढूंढाड़ी में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगली बात देखिए, अगली जो उपभाषा है वह हाड़ौती। हाड़ौती में देखिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो कि भाषा वैज्ञानिक कार है, भाषा वैज्ञानिक है, और इन्होंने भाषा का सर्वेक्षण किया, भाषा का वर्गीकरण किया। तो इन्होंने डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने इसे पूर्वी राजस्थानी वर्ग में रखा। किसको, हाड़ौती को। हाड़ौती को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने पूर्वी वर्ग में रखा। हाड़ा राजपूतों का वर्चस्व है, ध्यान रखना, हाड़ा राजपूत थे राजस्थान में। हाड़ी रानी भी आपने सुना होगा नाम, हाड़ा राजपूत।
हाड़ा राजपूतों का वर्चस्व है बूंदी, कोटा, झालावाड़। बूंदी, कोटा, झालावाड़ क्षेत्रों में प्रभाव रहने से इन क्षेत्रों में प्रचलित उपभाषा को हाड़ौती नाम दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। हाड़ौती नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हाड़ा राजपूतों का वर्चस्व है बूंदी, झालावाड़, कोटा इन क्षेत्रों में प्रभाव था हाड़ा राजपूतों का, और ये जो राजा महाराजा उस समय की जो बोली प्रचलित थी उस समय, वहाँ राजा महाराजा जो बोलते थे, इस कारण से इनका प्रभाव था। तो इन क्षेत्रों में प्रचलित होने के कारण इस उपभाषा को हाड़ौती उपभाषा नाम है वो दिया। ठीक है, तो ये हाड़ौती नाम है वो दिया गया। अगली बात, इस पर मेवाड़ी व मालवी का प्रभाव देखने को मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ी और मालवी का प्रभाव देखने को मिलता है हाड़ौती उपबोली में। हाड़ौती जो उपभाषा है उसमें मेवाड़ी और मालवी जो भाषा है, मालवी या मध्य प्रदेश के आसपास की भाषा है, जो जिले लगते हैं वहाँ की बोली, मालव क्षेत्र है वहाँ की बोली है, तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन संरचनागत जो अंतर है, संरचना की दृष्टि से इसमें काफ़ी अंतर होने के कारण इसको अलग ही बोली का जो है माना जाता है। संरचनात्मक दृष्टि से ये अलग है, बाकी इस पर प्रभाव मेवाड़ी और मालवी का भी पड़ा है, लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से इसमें अंतर होने के कारण इसे अलग ही बोली माना गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ हाड़ौती के बारे में समझ में आ गया होगा। अगली देखिए बागड़ी। बागड़ी क्या है? ये राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा, ये दो जिले हैं ज़्यादातर यहाँ प्रचलित है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में प्रचलित है, और इस क्षेत्र को यहाँ पर राजस्थान में बागड़ कहा जाता है। बांगड़ नहीं है, बागड़, बागड़ कहा जाता है। और अतः यहाँ की बोली को बागड़ी कहा जाता है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में, राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में बोली जाती है, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में बागड़ कहा जाता है। बागड़ क्षेत्र है ये, और बागड़ क्षेत्र होने के कारण इस उपभाषा का नाम बागड़ी पड़ गया। ठीक है, तो इस कारण से इसका नाम बागड़ी रखा गया। अगली बात, इस पर गुजराती भाषा का काफ़ी प्रभाव है। गुजरात के नज़दीक होने के कारण प्यारे विद्यार्थियों इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ गुजराती भाषा का इस पर प्रभाव है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी है और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी है, उन्होंने इसी कारण इसे गुजराती के वर्गीकरण में रखा। किसको रखा? बागड़ी को, क्योंकि गुजरात इसके काफ़ी मतलब नज़दीक है, टच में है, तो इस वजह से यहाँ पर गुजराती भाषा का जो प्रभाव है, तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने इसी कारण इसे यानी बागड़ी को गुजराती के वर्गीकरण में रखा था। अगली बात, इसकी भीली व सौराष्ट्रीय उपबोलियाँ, ध्यान रखना बागड़ी की जो उपबोलियाँ हैं वो कौन सी है? बागड़ी की जो उपबोलियाँ हैं वो है भीली एवं सौराष्ट्री, ये इसकी उपबोलियाँ हैं। अगली बात, इसमें भी काफ़ी मात्रा में लोक साहित्य रचा गया है, मिलता है। लोक साहित्य की रचना बागड़ी भाषा में भी काफ़ी हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थी इसकी 3 विशेषताएं हमने देख ली अभी। अब आगे हम और देखते हैं ढूंढानी, हाड़ौती और बागड़ी। और ढूंढानी शब्द ढूंढ शब्द से बना है, इसका अर्थ टीला होता है, इसी कारण इसका नाम ढूंढानी पड़ा। जॉर्ज ग्रियर्सन इसको मध्य पूर्वी राजस्थानी नाम कहते हैं या राजस्थानी कहा जाता है। जयपुरी रियासत में बोली जाने के कारण इसको जयपुरी और झाड़साई कहा जाता है। जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, दौसा आदि में बोली जाती है, और इसकी उपबोलियों में तोरावाटी, राजावाटी, काठोड़ी, नागरचाल, किशनगढ़ी, अजमेरी, शाहपुरी, सिपाड़ी आदि आती है। एक बार रिविजन कर रहे हैं हम, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इसमें दादू दयाल जी और अन्य संतों ने काफ़ी मात्रा में साहित्य लिखा। अगली बात है हाड़ौती। हाड़ौती डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने इसको पूर्वी राजस्थानी वर्ग में रखा। हाड़ा राजपूतों का वर्चस्व ज़्यादा था, प्रभाव था कहाँ पर? बूंदी, कोटा और झालावाड़ में। इस कारण से यहाँ की क्षेत्र, इस क्षेत्र की जो प्रचलित बोली थी, वो भाषा थी, उसको हाड़ौती, यहाँ की जो भाषा थी उसको हाड़ौती नाम दिया गया। और इस पर मेवाड़ी और मालवा का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से ये अपने स्वतंत्र एक बोली है। ठीक है, अपनी अलग ही बोली है। बागड़ी जो उपबोली है, उपभाषा है, वो क्या है कि ये राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा को राजस्थान में बागड़ कहा जाता है, इस कारण इसका नाम बागड़ी पड़ गया।
और यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन जी और भोलानाथ तिवारी जी ने इसको गुजराती वर्गीकरण में, इसी कारण से इसको गुजराती वर्गीकरण में रखा। इसकी बिल्ली और सौराष्ट्रीय इसकी उपबोलियां हैं और इसमें भी काफ़ी मात्रा में साहित्य रचा गया, पर्याप्त मात्रा में साहित्य रचा गया। तो यहाँ तक प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। आगे की विशेषता हम अब और देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम देखते हैं राजस्थानी भाषा की उपभाषा में अगली विशेषता मेवाती। ये राजस्थान के मेवात क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसको मेवाती कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मेवाती जो उपभाषा है वह राजस्थान के जो मेवात क्षेत्र है, ठीक है, मेव जाति रहती है यहाँ, तो इस कारण से ये मेवात क्षेत्र है। तो मेवात क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, मेवाती कहा जाता है। तो समझ में आ गया आपको मेवाती क्यों कहा जाता है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने इसे उत्तरी पूर्वी राजस्थानी वर्ग में रखा है। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने इसे उत्तरी पूर्वी राजस्थानी वर्ग में रखा है, ध्यान रखना, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में इसको रखा है। यह है देखिए अलवर, भरतपुर, गुड़गांव के दक्षिणी क्षेत्र में ये बोली जाती है। यानी मेवाती है वो अलवर क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में और गुड़गांव के दक्षिणी भाग में ये बोली जाती है। तो ये हो गया इसका क्षेत्र। अगली बात, अहिरवाटी, बांगरू, राठी, महेड़ा, कठेर, ये इसकी क्या है, उपबोलियां हैं। देखिए अहिरवाटी, बांगड़ू, क्षमा करना, बांगरू, अहिरवाटी, बांगरू, राठी, महेड़ा और कठेर, ये इसकी क्या है, उपबोलियां हैं। किसकी, मेवाती की। तो अहिरवाटी है, बांगरू है, राठी है, महेड़ा और कठेर, ये इसकी उपबोलियां हैं। आगे देखिए मालवी। मालवी क्या है, इसे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन और भोलानाथ तिवारी यही नाम प्रमुख है क्योंकि ये भाषा के बहुत अच्छे विद्वान हैं। इन्होंने भाषा का जो है इसको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का जो वर्गीकरण है वो बहुत अच्छा वर्गीकरण उन्होंने भाषा का दे रखा है। और जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने जो है सबसे पहले भाषा का सर्वेक्षण किया, तो इसलिए इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। तो बार बार यही नाम मैं लिख रहा हूँ। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने इसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी वर्ग में रखा। इसको दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी वर्ग में रखा। किसको, मालवी को। तो दक्षिण राजस्थान के ये किनारे जो जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं वहाँ की ये बोली है, उपभाषा है। ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में निमाड़ के आसपास अधिक प्रचलित है। ध्यान रखना, मालवी जो उपभाषा है वह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में निमाड़ के आसपास अधिक इसका प्रचलन है। और वैसे ये देखिए मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, भोजावाड़, रतलाम, झाबुआ जिला है, सीतामऊ तथा मेवाड़ का, ये राजस्थान का मेवाड़ का यानी उदयपुरी राजसमंदरी क्षेत्र का, तो यहाँ मेवाड़ के कुछ भाग में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये देखिए मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में निमाड़ के आसपास ये अधिक प्रचलित है। साथ ही साथ इंदौर, भोपाल और भोजावाड़, इसके साथ रतलाम, झाबुआ, सीतामऊ, मेवाड़ का जो कुछ भाग है इसके में इसका प्रयोग है वो यहाँ पर इसका प्रयोग होता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखने की बात है, बहुत विशेष बात है ये। अगली बात, मालवी की अगर उपबोलियों में बात करें तो कौन कौन सी बोलियाँ उपबोलियाँ आती है मालवी की। तो मालवी जो उपभाषा है इसकी उपबोलियाँ देखिए निमाड़ी, उम्मठवाड़ी, रतलामी, सोंदवाड़ी आदि है। ध्यान रखना, मालवी की उपबोलियाँ कौन कौन सी है, निमाड़ी, उम्मठवाड़ी, रतलामी, सोंदवाड़ी, ये जो मालवी की क्या है उपबोलियाँ हैं। तो मालवी बोलियों की, मालवी जो बोली है उसकी उपबोलियाँ ये है। इसमें भी खूब साहित्य रचना हुई है। ध्यान रखना, मालवी में भी खूब साहित्य, पर्याप्त मात्रा में साहित्य लिखा गया है। अब देखिए अंत में इस प्रश्न का जो निष्कर्ष के रूप में हम बात कहते हैं कि इस प्रकार से संक्षेप में कहा जा सकता है कि राजस्थानी भाषा का विकास 1000 वर्षों तक होता रहा। संक्षेप में हम कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थानी भाषा का विकास
1000 वर्षों तक ऐसे ही होता रहा और इनकी अनेक बोलियां उपबोलियां प्रचलित है। साहित्य की दृष्टि से यह संपन्न भाषा है। इसका पश्चिमी हिंदी से काफ़ी निकट का संबंध है। ध्यान रखना, राजस्थानी का पश्चिमी हिंदी के साथ काफ़ी निकट का संबंध है। तो ये प्रश्न आपका पूर्ण हुआ और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी बार पूछा जाता है। इसलिए इस प्रश्न को आप राजस्थानी भाषा वाले प्रश्न जो भी मैंने करवाए हैं उनको आप ठीक प्रकार से नोट्स बनाएं इनके और इनको ठीक प्रकार से याद करें, क्योंकि ये प्रश्न निश्चित ही आता है। ठीक है, इसके साथ साथ अथवा में आपको ब्रज भाषा या खड़ी बोली या फिर अवधी भाषा पूछते हैं, लेकिन राजस्थानी भाषा का तो जो है पूछा ही जाता है। तो राजस्थानी भाषा से संबंधित जो राजस्थान की विकास यात्रा है, राजस्थान के क्षेत्र कौन कौन से वो जो मैंने बताए, राजस्थान की ये उपभाषा और बोलियाँ क्या है, तो 2-3 प्रश्न हो गए ये। तो इनको आप ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। आशा करता हूँ ये आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो आप एक बार इसको देख भी लीजिए ठीक से। नोट्स जो है इसका स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर सकते हो आप। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप ठीक प्रकार से तैयारी करेंगे। आशा करते हैं आप घर में अभी स्वस्थ हैं, सब कुशल मंगल हैं, यही ईश्वर से हम कामना करते हैं। इस महामारी इस आपदा में सब स्वस्थ रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः हो और सभी निरोग हो, यही ईश्वर से कामना है। तो आप सभी विद्यार्थी इसको ठीक प्रकार से पढ़ें, नोट्स बनाएं और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।